IAS 2026 सी सेट, जिसमें मैथ्स के कुछ क्वेश्चन थे और अच्छे क्वेश्चन थे। हम स्टार्ट कर रहे हैं, देखते चलिए, कॉपी पेन लेके बैठिए और मेरे साथ साथ सॉल्व करते हुए चलिए। क्वेश्चन को पढ़ने की स्पीड आपकी फास्ट होनी चाहिए, तभी आप उस चीज को समझ सकते हैं। पहले पढ़ने की स्पीड फास्ट होनी चाहिए, फिर समझने की स्पीड फास्ट होनी चाहिए, फिर करने की स्पीड फास्ट होनी चाहिए। अटक गए तो पता ही नहीं चलेगा, 10 क्वेश्चन में पूरे 2 घंटे निकल गए। यदि मापने वाले सिलेंडरों की क्षमता 1 लीटर, 6 लीटर और 25 लीटर और 100 लीटर है, तो एक टैंक से 298 लीटर पानी प्राप्त करने के लिए कम से कम कितनी बार मापना होगा? सिंपल इक्वेशन का क्वेश्चन है, मैंने बिल्कुल प्रॉमिस किया था सिंपल इक्वेशन के 5 क्वेश्चन आते हैं और आते हैं। What is the minimum number of times one need to measure to get 298 liter of water from a tank if the measuring cylinder have capacities 1 liter, 6 liter, 25 liter and 100 liter? मेरा सारा खेल 298 लीटर का करना है। सीधी सी बात मेरे मन में आई, 100 लीटर 2 बार कर लो, 200 हो गया। फिर 25 लीटर 3 बार कर लो, 275 हो गया। अब 275 के बाद अब आपके पास 6 और 1 है, तो आप 6 कर लो, 6 18। यानी कि मुझे चाहिए यहां पे केवल और केवल 23 बच रहे हैं मेरे, 18। जैसे ही 6 का और करेंगे 24 हो जाएंगे। अब 18, अब कितने बचे? 5। 1 लीटर के 5 बार कर लो, खत्म। मेजरमेंट ऑफ 298 लीटर वाटर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। आंसर क्या आ गया? 13 लीटर। केवल और केवल आईक्यू बेसिस है, क्योंकि क्वेश्चन पहली बार बनाया गया है, कहीं किसी ने क्वेश्चन को नहीं देखा होगा, क्वेश्चन ही पहली बार बनाया गया है, लेकिन इजी है। 298 लीटर पानी के लिए 100 2 बार लेंगे हम, 25 3 बार लेंगे, 6 3 बार लेंगे और 1 के कितनी बार लेंगे? 5 बार लेंगे। तो टोटल कितनी बार अपन को नापना पड़ा? बोलो भाई, क्लियर? बड़ा इजी क्वेश्चन लग रहा होगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, बड़ा प्यारा क्वेश्चन। आपके पास 4 तरह के बांट हैं, एक 1 kg का, एक 2 kg का, एक 5 kg का है और एक 10 kg का है। 4 तरह के बांटे, यहां पे खत्म हो गया, फुल स्टॉप। ध्यान रखना है, बड़ी स्टाइल से बनाया था इस क्वेश्चन को कि 20 kg भी बच्चा छोड़ ले, फिर दोबारा पढ़ता है। आपके पास 4 तरह के वजन है, 1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg। और 20 kg वजन को मापने के लिए कितने ज्यादा से ज्यादा अलग अलग तरीके हो सकते हैं? यानी आपको कितना नापना है? 20 kg, और अलग अलग बांटों से नापना है। और मापते समय 1 kg कम से कम 8 बार आए। ऐसा नहीं है कि 1 kg नहीं लो और उनसे ही बांट दो ना, कम से कम 8 बार 1 kg आए, और ज्यादा से 11 से ज्यादा में नहीं आना चाहिए 1 kg। समझ में आया? 1 kg मिनिमम 8 टाइम्स यूज होना चाहिए, और 11 से ज्यादा बार में 1 kg यूज नहीं होना चाहिए। और आपको कितने नापने? 20 kg। इट्स ओके। फटाफट से दिमाग देखेंगे अब, एक बार इंग्लिश में हम यूज करते हैं इसे। There are 4 types of weights, namely 1 kg, 2 kg, 5 kg and 10 kg. What is the maximum number of different weights one can measure 20 kg if at least 8 but not more than 11 weights of 1 kg? 1 kg मिनिमम 8 बार आना चाहिए और 11 से ज्यादा बार नहीं आना चाहिए। तो बताओ इसको कितनी बार कैसे नापा जा सकता है, कितने तरीके से नापा जा सकता है? कई लोग इसको परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन समझ लेते हैं, लेकिन ना, मैं 2020 से देख रहा हूं हर साल इस तरह का एक क्वेश्चन आ रहा है। यानी कि वो आपकी थिंकिंग को, मेजरमेंट को सेट करना चाहता है, वो आपके एनालिसिस को देखना चाहता है। चलो, अब मैंने कहा कि मिनिमम, मैंने कहा 1 kg 8 टाइम्स ले लिया, 9 टाइम्स ले लिया, 10 टाइम्स ले लिया, 11 टाइम्स ले लिया। 1 kg इतना ही ले सकते हैं। अच्छा, 1 kg 8 टाइम्स ले लिया, तो भैया आपके पास 8 kg तो आ गया, 8 kg तो आ गया। अब 20 kg में से 8 kg आ गया, तो कितने kg बचा?
यहां 9 kg आ गया, कितने kg बचा? यहां 10 kg आ गया, कितने kg बचा? यहां 11 kg आ गया, कितने kg बचा? अब आपको 12 kg को लेके मैनेजमेंट करना है बस, और इसके अलावा कुछ भी नहीं सोचना है। अब 12 kg कैसे कैसे आएंगे? एक व्यक्ति ने कहा सर 12 kg तो हम है ना ऐसे ले सकते हैं, एक 10 ले लेते हैं और एक 2 ले लेते हैं, बन गया सब 12 kg। दूसरे बच्चे ने कहा कि सर हम है ना 5 के 2 ले लेते हैं और 2 ले लेते हैं, सही है सब। तीसरे ने कहा कि सर हम तो है ना 5 अच्छी तरह समझना, अच्छी तरह समझना, अभी यहीं पे चीज समझने की है। 5 का 1 ले लेते हैं और 2 अब यहां पे 11 kg हो गया। अब जैसे ही आप 1 kg लेंगे, 1 kg के लिए इंस्ट्रक्शन लग गया, 8 से ज्यादा बार नहीं लेना है इसमें। इसका मतलब ये वाली कंडीशन हो सकती है क्या? 9। वेरी गुड। चलिए साहब, अब हम 12 kg ले सकते हैं, 2 6 टाइम, 6 टाइम ले सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। हमें केवल एक ही चीज से दिक्कत है, 1 kg यूज नहीं आना चाहिए बस। चलिए, इसका मतलब 12 kg के लिए कितनी पोजीशंस बनी? 3। अब 11 kg के लिए बात करूं, 11 kg के लिए 10 + 1 हो सकता है क्या? 9। चलो 5 1 हो सकता है क्या? 9। बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि 1 को तो यूज ही नहीं करना है। चलिए, अब आपने करा 11 kg के लिए कुछ यूज हो रहा है क्या? पहले तो ये बताओ। एक 5 kg और एक 2 kg 2 kg 2 kg हो गया 11 kg। इसके अलावा कोई पोजीशन हो सकती है? अरे भाई 2 2 2 करके तो इवन बनाएंगे। चलो, अब आ जाओ 10 kg। 10 kg के लिए भैया 5 और 5। अच्छा एक बात बताओ, अकेला 10 kg भी तो आ सकता है, उसके लिए भी दिक्कत नहीं है। अच्छा ये भी तो आ सकता है, 2 2 2 के भी तो 5 आ सकते हैं, 2 2 के भी तो 5 आ सकते हैं, क्लियर। इसका मतलब 3 पोजीशंस हो गई। अब 9 kg के लिए, 9 kg के लिए 1 5 2 2 हो गए बेटा 9 kg। अच्छा 9 kg के लिए और कोई पोजीशन? सारी पोजीशन सामने आ चुकी है, काउंटिंग करके आंसर लिखना है। फटाफट से काउंटिंग कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और टोटल 8। और कोई आ रहा है क्या? चेक कर लो जरा एक बार, अच्छी तरह से चेक कर लो, अच्छी तरह से चेक कर लो। मेरा आंसर 8 लिख दूं मैं? दैट इज द एनालिसिस। ये है इसका सारा की सारा एनालिसिस का सिस्टम। ये एक बार देखते जाना, कोई गलती नहीं रह जाए ना। फटाफट दोनों बांट लो फटाफट से, क्वेश्चन नंबर मिल जाएगा शुरू के क्वेश्चन में। फिर दोबारा से देखा 8 kg, आपने 1 kg वाले 8 टाइम्स लिया, 9 टाइम्स लिया, 10 टाइम्स लिया, 11 टाइम्स लिया। 8 टाइम्स लिया तो रिमेनिंग कितना बचा? 12। 12 के लिए 3 रास्ते हैं, 11 के लिए 1 रास्ता है, 10 के लिए 3 रास्ते हैं फिर, और 9 आ रहा है। कहां गलती हुई एक बार चेक करो जरा फटाफट से, तो गलती हो जाती है। हाँ एक बार फिर से, 1 kg के 8 टाइम्स 9 टाइम्स 10 टाइम्स 11 टाइम्स लिए, क्योंकि उसने कंडीशन लग दी मिनिमम 8 और मैक्सिमम 11। रिमेनिंग 8 ले रहा है तो रिमेनिंग 12। 12 के लिए 3 कंडीशन, रिमेनिंग 11 के लिए एक ही कंडीशन हो सकती है क्योंकि ऑड नंबर है, और 10 के लिए 3 कंडीशन हो सकती है, और 11 के लिए एक कंडीशन हो सकती है। और सबको ऐड करा तो मैक्सिमम कितने टाइम्स तक इसे, कितनी तरह से इसे यूज किया जा सकता है? 8। बोलो भाई क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा रीजनिंग का है, इसको क्वेश्चन को पढ़ो। एवरेज का क्वेश्चन है, बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है, बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है। मतलब ऐसा एवरेज पहली बार देखा गया है। एक टेस्ट में क्लास का एवरेज x है, जिसमें 4 बढ़ जाता है जब एक छात्र का स्कोर ठीक किया जाता है। ध्यान रखना, पहले स्टूडेंट का स्कोर ठीक कर रहा हूं मैं, और उसका सही स्कोर 0 के बजाय 100 था। पहले कितने लिख दिया गया था? 0, और कितना हो गया उसका? 100, जिसके कारण कितना बढ़ गया? 4। बाद में पाया गया कि एक दूसरा स्टूडेंट और है जिसका 56 के बजाय 81 दर्ज हो गया।
यानी 81 लिखा हुआ है, जबकि कितना होना चाहिए 56, और कोई चेंजेस नहीं है, और अंतिम सही औसत y है, तो y माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी? है क्वेश्चन आंसर एवरेज। इंग्लिश में पढ़ते हैं। ए क्लास एवरेज x इन ए टेस्ट इंक्रीज्ड बाय 4 व्हेन द स्कोर ऑफ ए स्टूडेंट इज रेक्टिफाइड हुज करेक्टेड स्कोर इज 100 इंस्टेड ऑफ 0। 0 की जगह 100 लिख देंगे। द स्कोर लेटर द स्कोर ऑफ अनदर स्टूडेंट वाज फाउंड टू हैव बीन रिकॉर्डेड एज 81 इन प्लेस ऑफ 56 इफ देयर आर नो अदर करेक्शन एंड द फाइनल करेक्टेड एवरेज इज y, देन y माइनस एक्स इज। चलो क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करते हैं, सोचते कैसे हैं, उसके बारे में अपन बात करते हैं। पहली लाइन देखी, टेस्ट में क्लास का एवरेज x है जो 4 इंक्रीज हो जाता है। कितना इंक्रीज हो जाता है भाई साहब? 4 इंक्रीज हो गया। वो क्यों हुआ इंक्रीज भैया? वो एक स्टूडेंट के 100 नंबर बढ़ गए और 4 इंक्रीज हो गया, तो क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे? खत्म साहब। मेरे पास ये तो निकल के आ गया, क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने? 25। 25 की वजह से 4 इंक्रीज हुआ है, यानी 25 में 25 इंटू 4 100 का डिफरेंस आया। यहां तक क्लियर? अब बात कहने चाह रहे हैं भैया कि दूसरा जो स्टूडेंट है उसके 56 के बजाय 81 दर्ज हो गए, यानी कि 5 और 25 ज्यादा हो गए। अच्छा, इसके 25 ज्यादा हो गए तो मैंने आपको एवरेज में एरर निकालने की चीज बताई। 25 ज्यादा हो गए तो सब में बांट दो। कितने कैंडिडेट हैं तो एक कैंडिडेट में कितना फर्क पड़ेगा एवरेज का? 1। अच्छा, पहले कितने इंक्रीज हो रहे थे और एक फर्क हो गया, तो क्या आंसर आया? ओके भाई साहब, कॉन्सेप्ट वही है, सीधी सी बात है, कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन क्वेश्चन को आखिरकार आईएएस बनाना है भाई, उसे ऐसी थोड़ी है, चपरासी थोड़ी बनाना है। आईएएस बनाना है तो निश्चित रूप से क्वेश्चन को कहीं ना कहीं तो घुमाएगा, लेकिन चीजें वही हैं। फिर दोबारा से, एक टेस्ट में क्लास का एवरेज x है, 4 इंक्रीज होता है कब? जब एक स्टूडेंट का स्कोर 0 के बजाय 100 था, यानी एक स्टूडेंट का 100 का स्कोर इंक्रीज हो गया, जिसके कारण 4 का इंक्रीज हुआ एवरेज में। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने? 25। पता लग गया क्लास में 25 बच्चे हैं। अब उसने कहा कि साहब वो जो बी वाला स्टूडेंट है, वो बी वाला स्टूडेंट का 56 की जगह 81 लिख दिया, तो कितना ज्यादा लिख दिया? 25। तो 25 कम करेंगे, एक बच्चे में बांटेंगे तो कितना? -1। यानी कि अब -1 का स्कोर उसका सेट हुआ। पहले कितना था? 4, -1 कर दिया तो अब कितना हो गया? बोलो भाई, आप तो मुझे यह बता देना कि मैं समझाने में सक्षम हूं या नहीं। सारा खेल समझाने का है बस। चले भाई, क्वेश्चन देखिए आप, ये थोड़ा सा यहां पे चेंजिंग है, एक बार बोलना जरा। x इंटू है ये x इंटू वाई प्लस जेड। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है रीजनिंग का, मैट्रिक्स है मैट्रिक्स। और ऐसा मैंने जब वो कराए थे नंबर सिस्टम के, जो होमवर्क कराए थे उसमें था। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं अपन। 3 वेरिएबल x y z हैं जिनके मान 2, 3, 4 या 5 लेते हैं। कोई भी ले सकते हैं आप। इस प्रकार की उनकी वैल्यूज हमेशा अलग अलग हो। अच्छा, लेने भी कैसे हैं? ऐसा नहीं है एक कोई 3 बार ले लेना है, अलग अलग लेना है। m और n दो आपके वैल्यूज हैं। m क्या है? मैक्सिमम वैल्यू, और n क्या है? मिनिमम वैल्यू। तो m माइनस n की वैल्यू बताओ। चलो इंग्लिश में पढ़ते हैं अपन। 3 वेरिएबल x y z टेक वैल्यूज 2, 3, 4 और 5 सच दैट देयर वैल्यूज आर ऑलवेज डिस्टिंक्ट, अलग अलग होनी चाहिए। इफ m and n denote the larger possible values and the smallest possible values representing for the expression this। देखिए अब समझ रहे हैं आप, x इंटू वाई प्लस जेड। आप एक बार तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम लेके आओ, एक बार इसकी वैल्यू मिनिमम लेके आओ, और फिर दोनों का डिफरेंस करो। अब मैक्सिमम लाने के लिए मेरा दिमाग कहता है सर मल्टीप्लाई बड़े से बड़ा पकड़ो, 4 इंटू 5, और है ना
इसको जोड़ो, इससे ज्यादा मैक्सिमम नहीं आ सकता कुछ भी। अरे बड़े से बड़ा मल्टीप्लाई पकड़ेंगे अपन। अब मिनिमम के लिए छोटे से छोटा मल्टीप्लाई पकड़ेंगे, 2 इंटू 3 और प्लस क्या हो गया। अच्छा, इससे ज्यादा छोटे से छोटा नहीं आ सकता, दोनों का डिफरेंस करो और मेरा आंसर क्या आ गया। हाँ जी बोलो भाई। देखो हम इन क्वेश्चन को इसलिए कर रहे हैं ताकि आईक्यू बढ़े हमारा, और आईक्यू बढ़ गया ना, हकीकत में पेपर कोई वैल्यू नहीं रखता, पेपर कोई भी वैल्यू नहीं रखता, आईक्यू बढ़े। ये एक्सप्रेशन है, वहां पे क्या है, वो नंबर सिस्टम में वो स्टार लगे हुए थे शायद, और उसमें स्टार लगा के नहीं वैल्यूज करवाता है। यहां पे क्या है, इसने इस तरह की सिचुएशन बना दी, ये कह रहा है एक बार तो मैक्सिमम वैल्यू लो, तो मैक्सिमम मल्टीप्लिकेशन होनी चाहिए, और एक बार मिनिमम होनी चाहिए, तो मिनिमम वैल्यू लो, इसको जोड़ो। इसके अलावा कैसे भी मिनिमम नहीं आ सकता, इन पांचों को यूज कर लो, और दोनों का डिफरेंस कितना है, 13। हाँ जी बिल्कुल ओके, समझाने में बिल्कुल सक्षम हूं मैं। चलो नेक्स्ट आ जाए। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे। देखो ये क्वेश्चन बड़ा घमासान था, पहली बार देखा गया है, नो डाउट। हमने रेशो जब पढ़ा था, तो रेशो में हम एक टॉपिक पढ़ते हैं विच रन, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू और इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू। अब उसको भी घमासान बनाने की कोशिश की गई है, जितना घमासान बन सकता है। चलिए मान लीजिए एक्स वाई जेड ऐसे चर हैं जो अपने संभावित मानों के रूप में धनात्मक वास्तविक संख्याएं लेते हैं, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए एक्स वाई जेड। अभी हमें किसी की वैल्यू नहीं पता, यह दिया गया है वाई एक्स स्क्वायर के सीधे समानुपाती है, वाई एक्स स्क्वायर के सीधे समानुपाती है, इस तरह से होता है, और एक्स जेड के व्युत्क्रमानुपाती है, और एक्स जेड के व्युत्क्रमानुपाती है। ये दो सिचुएशन है। हम जो पहले पढ़ के आए थे उसमें क्या था, वाई एक्स स्क्वायर के और वाई ही जेड के होता, या एक्स जेड के और वाई ही जेड के होता, तो दोनों को हम कंबाइंड कर देते और इजीली हो जाता, 1/2 कर देते। लेकिन यहां पर खेल बिल्कुल डिफरेंट है। पहले ये चीज समझ में आ गई, मैंने केवल क्वेश्चन पढ़ा है बस, अभी मैंने यहां तक क्वेश्चन पढ़ा है, यहां तक। जब z बराबर इतना तो x और y के मान इतना, तो y का मान इतना, तो z की वैल्यू क्या होगी। इंग्लिश में पढ़ते हैं अपन। सपोज x y z आर वेरिएबल्स टेकिंग पॉजिटिव रियल नंबर्स as their possible values, it is given that y is directly proportionate to x square। ये भैया एक्स स्क्वायर बना नहीं था इसलिए, अच्छा उसमें एक्स स्क्वायर बन गया था, कोई बात नहीं। एंड एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू जेड, एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू जेड। फॉर जेड इक्वल टू 7/25 द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई आर 5 and 50 रेस्पेक्टिवली। इफ वाई इक्वल टू 98 देन फाइंड द वैल्यू इज जेड। चलें सब। देखो कई लोग इसको सोचते हैं फिजिक्स का है, ये फिजिक्स का नहीं है, ये आईक्यू का है। देखिए एक चीज होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू, ये रहा, इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू, ये रहा, यानी इसके बीच में एक कांस्टेंट छुपा हुआ है, वो कांस्टेंट पता लग जाए तो इक्वल बन जाएगा। मैं पहली इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूं कि y इक्वल टू k1 एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू k1 इंटू, अच्छी तरह से लिख देते हैं, y इक्वल टू k1 इंटू एक्स स्क्वायर। ये k कौन है, k केवल एक कांस्टेंट है जो इसको इक्वल करने के लिए आया है। अब सबसे पहले k की वैल्यू निकालूं, उसने कहा है भैया x और y की वैल्यू 5 और 50 है। 5 यानी कि ये हो गया आपका, ये हो गया 50 इक्वल टू k1, और ये हो गया 5 का स्क्वायर 25 2। तो भैया अब हमारी k1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2। k1 की वैल्यू आ गई। अब यहां पे हम इसकी बात करते हैं, ये क्या कहता है, x इक्वल टू k2 अपॉन जेड, x इक्वल टू k2 अपॉन जेड। चलो भाई सोचो, आपके पास z की वैल्यू है, x की वैल्यू k2 और z की वैल्यू क्या है 7/25।
आगे। अब इस x की वैल्यू जो इन दोनों की आपस में डिपेंड है, वहां से लिंक है, इस वैल्यू को यहां पे रख रहा हूं, y इक्वल टू k1 इंटू k2 अपॉन 7 इंटू 25 एक्स स्क्वायर। एक मिनट और रुक जाओ, पहले ऐसा करो, इस वैल्यू को निकाल ही लो। x की वैल्यू क्या है यहां पे, 5 इक्वल टू k2 अपॉन 7 इंटू 25, 5 से ये गया 5 और k2 की वैल्यू हो गई 7 अपॉन 5। ये लो साहब, k1 और k2 की वैल्यू निकल गई। अब इसको वहां पे पुट करते हैं अपन, और पुट करके देखते हैं क्या हुआ। y इक्वल टू k1 इंटू एक्स स्क्वायर यानी कि k2, एक्स स्क्वायर यानी कि 7 अपॉन, एक मिनट से देखो, k2 यहां पर ये रखा है, k2 7 अपॉन 5 और n2 क्या हो गया, z। अब उसने क्या कहा है, y की वैल्यू 98 है, पहले z की वैल्यू 7 अपॉन 25, 9। इट्स रॉन्ग, थोड़ा सा देखनी थी। हाँ जी, अपन देखते हैं। सबसे पहले अपन ने y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू एक्स स्क्वायर, k1 निकाल लिया। x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू z, k2 निकाल लिया। आपके पास k1 k2 दोनों मौजूद हो गए। अब आपने क्या करा, आपको क्या चाहिए, क्या पहली बात, आपको z की वैल्यू चाहिए और y की वैल्यू दे रखी है। इसका मतलब आप इसको काम में ले रहे हैं, y इज इक्वल टू k1 एक्स स्क्वायर। अब x को z में चेंज करने के लिए ये रहा, आपने क्या करा, पहली वाली इक्वेशन ली, ये रही, और z की x की वैल्यू यहां से उठा के डबल कर दी, ये रही। अब देखो इधर 98 इक्वल टू 2 इंटू 49 अपॉन 25 जेड स्क्वायर, ये कट गया और ये हो गया बेटा जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 25 और जेड इक्वल टू क्या हो गया 1 अपॉन 5। अच्छा, जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 25, तो एक बार प्लस और एक बार माइनस आएगा, लेकिन उसने पहले ही बोल दिया कि भैया वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव। तो मेरा जेड का आंसर क्या आ गया 1 अपॉन 5 और मेरा आंसर क्या हो गया, दैट इज 1 अपॉन 5। बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन, नो डाउट। ये मुझे नहीं लगता कि इतनी सारी पॉपुलेशन इसको टच करके भी आई हो। एक बार फिर से, बिल्कुल बिल्कुल, देखो जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे कर रहे हैं अपन। पहला, यह दिया गया है y एक्स स्क्वायर के सीधे समानुपाती है, सही है। इसको सॉल्व करते हैं तो बीच में k1 आता है। अच्छा, y और x की वैल्यू यहां से रख ली, दे रखी है, इससे k1 की वैल्यू आ गई, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है कि x z के इनवर्सली है, x इक्वल टू k2 अपॉन जेड, x इक्वल टू k2 अपॉन जेड की वैल्यू यहां से रख ली, z की वैल्यू दे रखी है, तो k2 की वैल्यू क्या आ गई 7 अपॉन 5। बोलो भाई, और x की वैल्यू 5 दे ही रखी है। अब k1 और k2 क्या है, ये दो कांस्टेंट हैं, जो एक डायरेक्टली वाला है और एक इनवर्सली वाला है। अब यहां पे मेरी एक कंडीशन है, ये दो तो सीधे सीधे बन गए। यहां पे मैंने क्या किया, z की वैल्यू पूछी है और y की वैल्यू दे रखी है, केवल इन पर गौर करेंगे बस। अब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर यानी कि k1 इंटू एक्स स्क्वायर। अब x की वैल्यू यहां से पुट कर दी, इसको स्क्वायर कर दिया। अब यहां पे अब आपके पास y है, k1 है, k2 है और z है। अच्छा, किसकी वैल्यू दे रखी है, y की दे रखी है। k1 k2 की निकाल ही ली हमने, z की निकाल लेंगे हम। सॉल्व करा तो जेड स्क्वायर इक्वल टू 1/25, तो z इक्वल टू कितना हो गया, लेवल। चले आगे, अभी तो तुम लेवल तो देखो, मजा आएगा, तो मजा आएगा। ये बिल्कुल कॉमन, ये तो बिल्कुल किताब का क्वेश्चन है भैया, ध्यान रखना, बिल्कुल किताब का क्वेश्चन है। और ऐसे 3-4 क्वेश्चन सिंपल इक्वेशन में रखे हुए हैं।
एक वस्तुनिष्ठ के प्रश्न पत्र में सही उत्तर के लिए 5 नंबर दिए जाते हैं और गलत के लिए 2 काट दिए जाते हैं। एक स्टूडेंट ने सारे क्वेश्चन सॉल्व करे, उसके 69 मार्क्स आए, लेकिन यदि सही के लिए 4 दिए जाते और गलत के लिए 1 काटा जाता तो उसके 84 अंक प्राप्त होते। तो बताओ क्वेश्चन कितने थे? सही है। In an objective type question paper, 5 marks are awarded for a correct answer and 2 marks are deducted for a wrong answer. A student attempt all the questions and got a score 69. Had he been awarded 4 marks for a correct answer and 1 mark deducted for a wrong answer, he would have scored 84. How many questions were there in the question paper? मेरे हिसाब से सारे बच्चे कर सकते हैं यदि माइंड स्वस्थ है तो, और सारे बच्चे इसको करके भी आए होंगे। देखो, माना इसमें क्या है कि एक सबसे बड़ी जो कमी कर दी थी, एन नहीं दिया उसने, कोई बात नहीं। सही क्वेश्चन है एक्स और गलत क्वेश्चन है वाई, और टोटल एक्स प्लस वाई। सही क्वेश्चन के 5 मार्क्स और गलत क्वेश्चन के 2 मार्क्स, और भैया के कितने मार्क्स आ गए? 69। इक्वेशन नंबर 1। सही क्वेश्चन के 4 मार्क्स और गलत क्वेश्चन का 1 मार्क्स, कितने मार्क्स आ गए? लो भाई, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व तो होगा ही। सॉल्व करने के लिए फास्ट तरीका कैसे अपनाएंगे? देखो भाई, इसको डबल कर लें, इसको डबल कर लें तो y से y कट जाएगा, उसके बारे में सोचना बंद करो। ये 8x है, ये कितना हो गया? -3x। और ये 168 है तो ये कितना हो गया? 9 और 9 6। सही है सर। माइनस, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 23। सही है सर। x की वैल्यू को मैं कहीं भी रख दूं, मेरा सारा काम चल सकता है, मैं इसी में रखूंगा क्योंकि मेरे लिए इजी है ये। 4 थी 12, 4 दूनी 8 और 1 9, माइनस y इक्वल टू 84। y को इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ तो ये कितना हो गया? 8। y की वैल्यू कितनी हो गई? 8। अब आपके पास एक मिनट, x की वैल्यू 69 की जगह 99 आएगा। 1 मिनट, दोबारा 9 9 18 99 आएगा, बिल्कुल सही। माइनस x इक्वल टू 33 क्वेश्चन 33 को अब यहां पे रख दो, माइनस y इक्वल टू 84। y 84 को 8 4 12 48। क्या आप इन दोनों को ऐड करेंगे? और ऐड करेंगे तो आपका एडिशन 81 आ रहा है। बोलो भाई, खत्म क्वेश्चन। हाँ जी, दोबारा माना सही क्वेश्चन x है, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का मिले, दूसरा क्वेश्चन 2 मार्क्स के कटे, दोनों का डिफरेंस, दोनों से रिजल्ट कितना आया? 69। देखो, एक चीज मैंने आपको बार बार कही है, जिसको सिंपल इक्वेशन आती है ना, वो जिंदगी में कभी नहीं हार सकता। सारा खेल इक्वेशन का ही तो है जिंदगी में, और 10-10 दिन इक्वेशंस पढ़ाता हूं मैं, 10-10 दिन। और बच्चे यूं कहते हैं इक्वेशन आती कहां है? अभी तो बताऊंगा मैं सारे क्वेश्चनों में इक्वेशन। जहां दुनिया में ट्रिक खत्म हो जाती है वहां इक्वेशन ही चालू होगी। 4 और y इतना 84, माइनस माइनस किया, x की वैल्यू आई, x की वैल्यू यहां लगाई, y की वैल्यू आई, दोनों को ऐड किया और 33 प्लस 48 किया, 81। एक बार नीचे से निकलो, रिकॉर्डिंग हो रही है। चलो भाई, ओके। अगला क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन। भारत में हो सकता है बहुत कम लोगों के क्वेश्चन समझ में आया हो। मैं तो ये करूं, सॉल्व करना समझ में ही आया हो वही बहुत सही है। समझो आप, एक सेना के कैंप से कुछ दूरी पर एक धमाका होता है।
जैसे ही कैंप में लगा सेंसर धमाके की आवाज सुनता है, यानी कि आवाज आई चल के, ध्वनि की चाल उसको सुनता है, तो वहां से एक ड्रोन उड़ता है फोटो खींचने के लिए। ड्रोन नंबर 1 उड़ता है फोटो खींचने के लिए, उड़ना शुरू कर देता है। ड्रोन उस जगह से एक तस्वीर लेता है और कैंप में तस्वीर भेज देता है। जैसी पहली तस्वीर आती है उतनी देर में दूसरा ड्रोन उड़ता है और वह तस्वीर उसी समय मिल जाती है। तुरंत दूसरा ड्रोन उड़ता है और वह भी उसी जगह पर पहुंचते ही एक तस्वीर भेज देता है। दोनों तस्वीरों में डिफरेंस 5.02 और 5.05 यानी 3 मिनट का डिफरेंस है। ऐसे क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस में कि 2 धमाके होते हैं और 2 क्वेश्चन है ऐसे। यदि ड्रोन की गति 30 मीटर पर सेकंड है तो धमाका किस समय हुआ था? मान लीजिए कि ध्वनि की गति ये है। हाँ जी, क्वेश्चन समझ में आ गया पहले मैंने जिस तरह से समझाया? क्या हुआ? एन एक्सप्लोजन takes place at a certain distance from an army camp. As soon as the sensor in the camp receive the sound of the explosion, a drone start flying towards the spot of explosion. The drone clicks a picture from the spot and the camp receives it at the same time. Immediately another drone start flying to the spot. दूसरा ड्रोन उड़ने की कोशिश करता है and it also sends a picture as soon as it reaches the spot. The 2 pictures were received at 5.02 and 5.05 pm respectively. If the speed of the drone is 30 meter per second, दोनों की स्पीड सेम है ड्रोन्स। What time did the explosion take place? Assume that the speed of sound is 300. हाँ जी, अब प्रॉब्लम ये स्टार्ट कहां से करें? सबसे पहले एक चीज तो मुझे पता लगी कि पहले ड्रोन ने और दूसरे ड्रोन ने 3 मिनट के डिफरेंस के अंतराल तस्वीर भेजी, मतलब उड़े वो चले। पहला ड्रोन और दूसरे ड्रोन का डिफरेंस कितना है? और 3 मिनट ही तस्वीर भेजने में लग रहा है, क्योंकि तस्वीर तुरंत भेजती है, प्रकाश की चाल फास्ट है बजाय ध्वनि की चाल के। तो मैंने इससे कहा, मैंने कि भैया एक बात बता, माना कि डिस्टेंस डी है और 30 की सिस्टम से चल रहे हैं और 3 मिनट की बात है, 30 मीटर पर सेकंड और 3 मिनट की बात है, तो हकीकत में यहां डिस्टेंस कितनी हो गई? 5400 मीटर। लो साहब, पहली चीज निकल गई मेरे पास वो चीज आ गई कि कैंप की घटना से दूरी कितनी है? 5400 मीटर की डिस्टेंस है। पहली घटना हो गई। अब मैंने बात की कि 5400 मीटर की डिस्टेंस की डिस्टेंस, यदि मैं कहूं कि आवाज आई होगी तो आवाज आने में कितने सेकंड लगे? 18 सेकंड। हाँ जी बोलो भाई, आवाज आने में टाइम कितना लगा? 18 सेकंड। कहानी खत्म। अब कहानी सीधी की सीधी खत्म होती है। 5:02 पे आपका पहले ड्रोन का फोटो मिला है, समझना, 5:02 पे फोटो मिला है, जरूर 3 मिनट पहले चला होगा ये, तो 4:99 उससे कितना, 4:59 पे ये ड्रोन चला होगा। बोलो भाई। अच्छा, ये ड्रोन तो चला होगा, लेकिन ड्रोन को पहुंचने में 18 सेकंड और लगी है, तो 18 सेकंड और माइनस कर दो, सॉरी ये तो मिनट है, 18 सेकंड और माइनस कर दो तो मेरा सारा की सारा खेल आ जाएगा। 18 सेकंड माइनस कर दो, ये कितना हो गया? 2, ये कितना हो गया? 4, और ये 58 और ये 4। 4:58 और 42 सेकंड पर ये सारा की सारा धमाका हुआ था। 4:58 40 सेकंड पे धमाका हुआ। धमाके की आवाज 18 सेकंड में पहुंची
3 मिनट में ड्रोन पहुंचा और उसने फोटो भेजा। खेल आ गया समझ में? क्या खेल किया है बताओ। क्वेश्चन टिपिकल नहीं था ना, कितना स्टाइल से क्वेश्चन को बनाया है। फिर दोबारा से देखो, माना डिस्टेंस डी है, 30 की स्पीड से ड्रोन उड़ रहा है और 3 मिनट में पहुंच रहा है, क्योंकि 3 मिनट का डिफरेंस है। तो डिस्टेंस हो गई 5400 मीटर। 5400 मीटर यदि ध्वनि की चाल से चल रहा होता तो कितनी देर लगती? 18 सेकंड। इसका मतलब उस आवाज को जाने में 18 सेकंड लगी थी वहां पे कैंप में, जब तो ड्रोन चला वहां से, और सेंसर पर लगा हुआ ड्रोन है। 5:02 पे पहला फोटो मिला, निश्चित रूप से इससे 3 मिनट पहले ड्रोन चला होगा, 3 मिनट पहले, क्योंकि 3 मिनट लगती है ड्रोन को पहुंचने में। इससे 18 सेकंड पहले आवाज आई होगी। आवाज कितने बजे आई? धमाका कितने बजे हुआ? 4:58 और 42 सेकंड। 4 PM 58 एंड 42 सेकंड पे धमाका हुआ। धमाके की आवाज 18 सेकंड में पहुंची। 18 सेकंड में पहुंचने के बाद 3 मिनट में वो वहीं से ड्रोन चला और ड्रोन 3 मिनट में पहुंचा। पहुंचते ही उसने फोटो क्लिक किया और फोटो भेजा। हाँ जी भाई, समझ में आ गया पूरा? था खतरनाक क्वेश्चन लेकिन मजेदार। तो मजा ही ऐसे क्वेश्चनों में आता है कि कुछ नयापन हो। चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 9। यूनिट प्लेस का क्वेश्चन आया है, सिंपल सा। इसको थोड़ा सा बोलेंगे, ये क्या लिख रहा है एक बार चलो। 6 की पावर 129 इंटू 7 की पावर 307 में यूनिट प्लेस क्या है? हाँ भैया, यूनिट प्लेस तो हम जानते हैं, 6 की पावर कुछ भी हो क्या आएगा? 7 की पावर में 4 से डिवाइड करते हैं, 28 2 और ये 3, 7 की पावर 3, 7 7 49, 9 7 63 और 6 3 18। और यूनिट प्लेस, आपकी यूनिट प्लेस क्या आ गई? 8। ये बिल्कुल बुक का क्वेश्चन है, कहीं कोई दिक्कत है इसमें? तो इसमें रुकना भी नहीं चाहिए। सीधी सी बात, 6 की पावर कुछ भी हो, यूनिट प्लेस 6। और यहाँ पे 7 की पावर जो भी होती है किससे डिवाइड करते हैं? 4 से। 4 से डिवाइड करा तो 3 आया। 7 की पावर 3 का क्या है? 3। 18। चले, चलो वेरी गुड। चलो भाई, मजेदार। आंसू सर के लिए थैंक यू बोलूंगा मैं, ताकि उन्होंने फटाफट से पीपीटी बना दी और अपना काम हो रहा है। देखिए ये क्वेश्चन बुक का है, सिंपल सा है, परसेंटेज जिन्होंने पढ़ा है वो कर सकते हैं। एक व्यक्ति हर महीने अपनी सैलरी का 10% बचाता है, उसकी सैलरी 12% इंक्रीज हो जाती है और खर्च 10% इंक्रीज हो जाते हैं। तो बताओ उसकी सेविंग में क्या हुआ? माना जब कभी भी दुनिया में परसेंटेज के क्वेश्चन आए तो शुरुआत कहां से? 100 से। माना इनकम कितनी भैया की? 100। 10% सेविंग करता है, सेविंग 10% करता है, और एक्सपेंडिचर, एक मिनट, एक्सपेंडिचर और सेविंग, सेविंग कितनी करता है? 10। एक्सपेंडिचर कितना है भैया का? 90। अरे भाई ऐसा करके ही, चलो और भी इजी ले लो आप, तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं केवल। इनकम, क्योंकि आप कहेंगे वो माइनस कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, और सेविंग 10, एक्सपेंडिचर 90। सही है सर? अब उसने कहा कि उसकी सैलरी 12% बढ़ जाती है। अब सैलरी कितनी हो गई? और खर्च 10% बढ़ जाता है। 10 का 10% बढ़ गया। 10 का 10% कितना है? 1, यानी कि 11। इसको माइनस किया, कितना हुआ? एक मिनट, खर्च 10% बढ़ जाता है। चलो, खर्च 10% बढ़ जाता है तो 99 हो गया। चलो 112 में से 99 गए तो कितने बचे? 13। अब उसने पूछा कि बताओ उसकी सेविंग में कितना डिफरेंस आया। तो भैया सेविंग पहले कितनी थी? 10। अब सेविंग कितनी है? 3 रुपए बढ़ गई।
30% बढ़ गई, 30% इंक्रीज। खत्म करो क्वेश्चन को, सिंपल सा क्वेश्चन था। ऐसा नहीं है आप नहीं कर सकते, पूरा कोर्स पढ़ने के बाद कम बच्चा सी सेट कर सकता है साहब। बस आईक्यू लेवल अच्छा होना चाहिए, मन शांत होना चाहिए। बोलो भाई क्लियर। दोबारा, इनकम 100, सेविंग 10, एक्सपेंडिचर 90। इनकम बढ़ गई, एक्सपेंडिचर बढ़ गया, 10% बढ़ गया, इसमें से इसको घटाया, सेविंग कितनी, इतनी। पहले सेविंग 10 रुपीज थी, अब सेविंग 13 हो गई। कितना, 3 रुपीज इंक्रीज हुआ। 10 का 3 कितना परसेंट होता है? चलो भैया एक और ले सकते हैं अपन, ले सकते हैं, किसी को दिक्कत नहीं हो। हाउ मेनी टाइम्स डज 5 अपीयर इन ऑल 2 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर? देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, 15 साल से चल रहा है, हर बार चल रहा है ये क्वेश्चन। इसने कहा है कि 2 डिजिट के सारे नंबर में 5 कितनी बार आता है। अब देखा जाए तो छोटे बच्चों का क्वेश्चन है, लेकिन यहां भी इसने आईक्यू लगा दिया। चलिए हम देखते हैं कि 1 से लेके 100 तक में 5 कितनी बार आता है, पहले उसकी बात करते हैं। देखो एक तो 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95। कितनी बार आया बेटा यहाँ पे? 11 बार। 11 बार दिख रहा है, ये 2 बार आ गया। एक लाइन में कोई भी कैंडिडेट 11 बार आता है। अब यदि मैं बात करूं 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59 और एक ये 50 और था इधर। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। देखा जाए तो 1 से लेके 100 तक में कोई भी डिजिट 20 बार आता है, लेकिन आंसर 20 नहीं है, क्योंकि उसने कहा है इन 2 डिजिट पॉजिटिव नंबर। उसने कहा है 2 डिजिट पॉजिटिव नंबर, यानी कि भैया जो आप गिन रहे हैं वो 2 डिजिट का होना चाहिए, इसको तो लेना ही नहीं है। तो मेरा आंसर क्या आ गया? हाँ जी, दिमाग में सेट। 1 से लेके 100 तक में हर डिजिट 20 बार आता है। अब 2 डिजिट यदि किसी को याद होता तो 2 डिजिट आकर सीधा टिक मार रहा होता। चले भाई, समझ में आ रहा है ना? 100% समझ में आना चाहिए, ध्यान रखना है, क्योंकि समझाने के लिए मैं पूरी ताकत लगा रहा हूं। चलो साहब, बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन दिया। जिसको सिंपल इक्वेशन आती है वो तुरंत कर लेगा, और जो टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ के आया वो तो खेल खत्म है उसका, और है टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन। चल, 6 किलोमीटर की दूरी साइकिल से तय करता है, जिसमें पहले 1 किलोमीटर के लिए 5 की स्पीड, अगले 2 किलोमीटर के लिए 10 की स्पीड और अगले 3 किलोमीटर के लिए 4 की स्पीड होती है। और y क्या करता है? y भी वही डिस्टेंस करता है, लेकिन उसकी औसत गति 4 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर और 5 किलोमीटर पर आवर रहती है। तो बताओ दोनों ने जो डिस्टेंस तय की, जो टाइम लगा, उस टाइम का डिफरेंस क्या है? क्वेश्चन समझ में आया? पहले क्वेश्चन को समझेंगे। पहले ऐसे 2 क्वेश्चन थे बिल्कुल सेम ऐसे ही। देखिए, पहले 1 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर, और फिर 1 मिनट रुको, 1 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। ये सही लिख रहा है क्या? 6, 1 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और X travels 6 kilometer bicycle on a bicycle with average speed of 5 kilometer per hour, 10 kilometer per hour and 4 kilometer per hour during the first kilometer, 2 kilometer, 3 kilometer। चलो, ये 1 किलोमीटर है, ये 2 किलोमीटर है और ये 3 किलोमीटर की डिस्टेंस है। और X भैया ये रहा, X भैया चलना चालू करता है। आ जाओ भाई, X चलना चालू करता है, 6 किलोमीटर की डिस्टेंस हो गई है। ये 6 फालतू में भ्रामिक दे रखा है, हो गई है। 5, 10 और 4, X चलता है 5 से, ये चलता है 10 से और ये चलता है 4 से। और Y कैसे चल रहा है? Y चल रहा है 4 से और फिर चलता है 10 से और फिर चलता है 5 से। ये कहानी है। तो बताओ दोनों के टाइम में कितना डिफरेंस है? हाँ जी भैया। अच्छा एक बात बताओ,
ये x 2 किलोमीटर 10 से चलता है, y 2 किलोमीटर 10 से चलता है, यहां डिफरेंस आएगा क्या? तो भैया इसको तो दिमाग से ही हटा दो, क्योंकि यहां तो कोई लेना देना है ही नहीं, दोनों बराबर बराबर टाइम पे पहुंच रहे हैं। इससे बात करो x से, मैंने x से बात की 1 किलोमीटर 5 की स्पीड से चला तो भैया 12 मिनट लगे, और 3 किलोमीटर 4 की स्पीड से चला 45 मिनट लगी, और दोनों मिला के कितने हो गए? 57 मिनट लगी। x पहुंच गया। अब y से बात करते हैं भैया, 1 किलोमीटर आप 4 की स्पीड से चले 15 मिनट लगी, और 3 किलोमीटर आप 5 की स्पीड से चले 36 मिनट लगी, यानी कि देखा जाए तो 51 मिनट लगी। x को लगा 57 मिनट और y को लगा 51 मिनट, और दोनों का डिफरेंस कितना है? 57 और 51 दोनों का डिफरेंस कितना है? 6 मिनट। खत्म क्वेश्चन। एक बार और लो दोबारा। भाई 3 डिस्टेंस है, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 3 डिस्टेंस है। x चलता है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ये 10 की स्पीड से, ये 4 की स्पीड से, ये, और y चलता है 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ये 10 की स्पीड से, 5 की स्पीड से। तो बताओ दोनों के टाइम में कितना डिफरेंस है, और दोनों पहुंच रहे हैं। तो मैंने x और y से कहा कि भैया तुम 2 किलोमीटर तो सेम स्पीड से चल रहे हो, इसकी तो बात ही नहीं करें अपन, इन्हीं की बात कर लें। अब x से बात करी, 1 किलोमीटर 5 की स्पीड से चलता है तो 1/5 मिनट बनानी है तो 12 मिनट। x से बात करी 3 किलोमीटर 4 की स्पीड से चलता है, x को टोटल टाइम 57 मिनट लगी। y से कहा 1/4, 1 किलोमीटर चलता है 4 की स्पीड से, मिनट बनाई, और 3 किलोमीटर चलता है 5 की स्पीड से, मिनट बनाई। दोनों का मिनट कितना? 51। भैया 57 में से 51 गए तो दोनों का डिफरेंस कितना आया? 6 मिनट। बिल्कुल ओके। चलो बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में पूरी रीजनिंग उड़ा के पटक देता है। देखिए कौन बच्चा इसका जवाब सही दे पाएगा। मैं क्वेश्चन समझाता हूं पहले। 7 क्यूब हैं आपके, 7 क्यूब सेम वजन के नहीं है, 6 सेम वजन के और एक डिफरेंट है। समझ में आए? एक डिफरेंट है। वो डिफरेंट निकालने के लिए आप तराजू में कितनी बार तोलेंगे? मिनिमम कितनी बार तोलेंगे कि वो 7th नंबर का जो क्यूब है हल्के वजन वाला, वो आपको पता लग जाए। क्वेश्चन समझ में आ गया? भाई 7 क्यूब्स हैं, 7 क्यूब्स में से 6 तो सिमिलर हैं, सेम वजन के, और एक हल्का वाला है। और अब आपके पास तराजू रखी हुई है, तराजू भी वैसी वाली है, पलड़े वाली, ध्यान रखना है। अब आप उसमें कितनी बार तोलेंगे, कितनी बार वेट लेंगे कि आपको हल्के वाले का पता लग जाए, ये क्वेश्चन है। हाँ आंसर 7। एक जैसे इनमें से 6 घनों में से प्रत्येक का वजन बराबर है, शेष एक घन का वजन किसी एक अन्य घन के वजन से कम है। सबसे हल्के वजन की पहचान करने के लिए तराजू का प्रयोग किया जाता है। अलग अलग घन की निश्चित पहचान करने के लिए कम से कम कितने प्रयासों की आवश्यकता होगी? बोलो भाई करिए। 7 cubes are identical in shape. Out of these, the weight of each of the 6 cubes is equal, and the weight of the remaining cube is less than the weight of any other cube. ये बहुत बार आ चुका क्वेश्चन है, बहुत बार। A balance is used to identify the lightest cube. What is the minimum number of attempts required to distinguish the odd cube with certainty? हाँ जी साहब, कौन बच्चा आंसर बताएगा? 4 बार भी तो दूर दूर तक ही नहीं है। हाँ जी 3 बार। ये थोड़ा सा नजदीक तो पहुंचा। सोच के देखो, एक आईक्यू का क्वेश्चन है। अच्छा कोई फॉर्मूला नहीं है इसमें, कोई कुछ भी चीज नहीं है। भाई 7 आइटम है जिसमें से 6 आइटम का वजन सेम है, 7 में का हल्का है। आप कितनी बार में तोल लेंगे उसे? ये है, एक बार में कैसे तोल लोगे? एक बार में कैसे तोल लोगे? चलिए अब अच्छी तरह समझो। इसका आंसर है 2 टाइम्स। देखो आपके पास तराजू है, पहली बार में 3 आइटम यहां रखे, 3 आइटम यहां रखे, समझना। मैं तो यो कह रहा हूं 2 कंडीशन होती हैं, तीनों बराबर हैं या तो,
ये और ये इक्वल है, तुरंत पता लग गया। लेकिन जरूरी थोड़ी है, इट्स मे बी, संभावना है तो पता लग गया। पहली बार में पता लग सकता है लेकिन कंफर्म नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि ये पलटा नीचे चला गया हो और ये ऊपर हो। अब पता लग गया हल्का वाला इसमें, हल्का वाला सॉरी इसमें, हल्का वाला इसमें, पता लग गया ना। एक चांस में मुझे ये पता लग गया हल्का वाला इसमें। अब इन तीनों को लेके मैंने तीनों में से क्या कहा, एक एक, जो हल्का वाला है उसमें से एक एक यहां रख दिए। अब इनसे या तो ये दोनों बराबर हैं, बराबर हैं तो वो तीसरा वाला हल्का है, वरना इन दोनों में से इंडिकेशन हो जाएगा हल्का कौन सा है। हाँ जी, कितना टाइम लगा है क्वेश्चन शानदार। ये मैथ्स नहीं है, ये आईक्यू है, ये आईक्यू है। सोचने की बात है कि आप एट ए प्रेजेंट कितना सोच पाते हैं, क्योंकि वहां पे आईएएस के लिए इंसिडेंट होता है, तुरंत डिसीजन लेना होता है। दोबारा, आपने क्या करा, 3 और 3 रखे, पीस रखे, या तो दोनों बराबर हैं, बराबर हैं तो वो 7वें नंबर का हल्का हो गया, क्लियर हो गया। लेकिन हम यूं कह रहे हैं कि नहीं, ये बाई चांस हल्का है, ये ऊपर चला गया। जैसे ये ऊपर गया, एक चांस हो गया था, अब इसके तीनों को निकालेंगे, इसके 3 में से 2 यहां रख दिए। अब ये 2 तय कर देंगे, यदि ये बराबर है तो वो तीसरा वाला हल्का डिफाइन हो गया, और बाई चांस ये ऊपर चला गया तो यही हल्का डिफाइन हो गया, खत्म कहानी। केवल 2 बार आपको चांस लेना है बस, और 2 बार चांस लेके सारी कहानी ओके। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। कोई भी क्वेश्चन पूछना है, समझना है, रात को 8 बजे कॉल करें। थैंक यू वेरी मच।